अब मैं कार्यप्रणाली समझाऊंगा और कार्यप्रणाली के दौरान ये सब बातें आपके सामने ला दी जाएंगी ना। तो सब अब आते हैं वर्किंग में। वर्किंग इसकी इंपॉर्टेंट है। तो सब क्या कार्यप्रणाली कैसे वर्क करता है। तो अब अगला फेनोमेना कार्य प्रणाली है ना, वर्किंग। ये ध्यान से समझना साहब, इसी में बात है। देखो सब ध्यान से, मेरे को बार बार पीछे अगले पन्ने पर चेंज करते रहना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मैं जो है कंसेप्ट उधर छोड़ के आया हूं तो वहां से इधर आना पड़ेगा। देखो सब, हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण D1 और D2 के बीच विद्युत क्षेत्र की ध्रुवता मतलब पोलैरिटी प्रत्येक अर्ध आवर्त काल में परिवर्तित होती रहती है। ध्यान से सुनना आप, आरोपित या D1 D2 के मध्य आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण D1 व D2 की ध्रुवता प्रत्येक अर्ध आवर्त काल में परिवर्तित होती रहती है। इस अर्ध आवर्त काल में ही आवेश का अर्ध परिधि तय करना आवश्यक है। इस अर्ध आवर्त काल में जैसे पोलैरिटी चेंज होगी वैसे आवेश की अर्ध परिधि पूरा करना जरूरी है। अब कैसे साहब, ध्यान से समझें, है ना। ध्यान से समझे, मैं साहब दो सिचुएशन से समझाता हूं, है ना। किसी क्षण, पहले किसी क्षण की बात करते हैं, है ना। यह आपका D1 और D2, ठीक है। ये D1 और ये D2, ठीक है। छोटा बड़ा बन गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो मैं दोबारा बनाऊंगा तो बन सकता। अब सब मान लीजिए किसी क्षण D1 की ध्रुवता धनात्मक है और D2 की ऋणात्मक है। उसी क्षण धन आवेश विभवांतर के कारण त्वरित हो D1 से D2 में प्रवेश करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। गैप पार कर लिया, गैप में विभव का अंतर है, विभव का अंतर आवेश पर कार्य करता है। अपन जानते हैं विभवांतर द्वारा किया गया कार्य W बराबर QV। तो देखो विभवांतर ने कार्य कर दिया, और हम जानते हैं विभवांतर द्वारा किया गया कार्य आवेश को गतिज ऊर्जा देगा। एक मिनट, है ना। विभवांतर द्वारा किया गया कार्य आवेश को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, 12 mv², है ना साहब। कैपिटल V विभवांतर के लिए और स्मॉल v को मैंने वेलोसिटी के लिए। तो स्वाभाविक विभवांतर ने कार्य कर दिया, आवेश त्वरित हो गया। अब देखो ये आवेश आधा चक्कर लगाएगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र इसको निकलने नहीं देगा। चुंबकीय क्षेत्र तो इसके पथ को किसमें मोड़ देगा, वृत्ताकार बी में T बराबर T/2 पर अर्ध आवर्त का आधा चक्कर हो गया। आधा चक्कर हो गया क्या मतलब अर्ध आवर्त काल। अब अर्ध आवर्त काल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, है ना। वही दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये D1 ये D2 आपने अल्टरनेटिंग लगा रखी है, तो पोलैरिटी अब ये हो जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। आपका आवेश भी अर्ध परिधि तय करके कहां आके खड़ा हो चुका है, यहां आके इस जगह आके खड़ा हो चुका है। दिक्कत है, खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो आके खड़ा हो चुका है तो फिर आपके सारे इरादों पर पानी फिर जाएगा, फिर साइक्लोट्रॉन सफल नहीं होगा। वो खड़ा रह गया तो अपनी ऊर्जा खो दी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण D1 और D2 की ध्रुवता
प्रत्येक अर्ध आवर्त काल में परिवर्तित होती रहती है। उसी अर्ध आवर्त काल में आवेश को अर्ध परिधि तय करना आवश्यक है। तो देखो अर्ध आवर्त काल में इसने जैसे अर्ध परिधि तय की, अर्ध परिधि तय करते ही प्रत्यावर्ती वोल्टा की ध्रुवता चेंज होगी। अब D2 नेगेटिव हो गया और D1 पॉजिटिव हो गया। पुनः आवेश विभवांतर से त्वरित होगा और D1 से किस में प्रवेश कर जाएगा? D2 में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार एक चक्कर में आवेश 2 बार त्वरित हुआ। यानी अगर एक चक्कर में ऊर्जा या एक बार गैप में से गुजरने से ऊर्जा QV मिलती है, तो इसे एक चक्कर में कितनी ऊर्जा मिल गई? 2QV। एक बार तो D2 से D1 पे आने में और एक बार D1 से D2 जाने में। तो एक चक्कर में विभवांतर आवेश पर 2 बार कार्य करता है। फलस्वरूप आवेश की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब उसका वेग बढ़ जाता है। और जब वेग बढ़ेगा तो हमने थीटा बराबर 90 यानी थीटा बराबर 90 है ना, एक मिनट, हमने थीटा बराबर 90 यानी B परपेंडिकुलर V इस केस में पढ़ रखा है कि आवर्तकाल 2πm/QB यही था शायद। अभी भी अपन ने हालांकि यहां भी निकाला है, भी आती है ना, तो पिछले से पिछले पन में भी लिख रहा था 2πm/QB। तो सब थीटा बराबर 90 के केस में आवर्तकाल वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। लॉरेंज और लिविंगस्टन इस बात को जानते थे। और यह तभी हो सकता है जब त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ वेग में वृद्धि हो, या यूं कह दें वेग में वृद्धि के साथ साथ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में भी वृद्धि हो। तो एक चक्कर में 2 बार त्वरित होने के कारण आवेश की गति ऊर्जा बढ़ेगी। गति ऊर्जा बढ़ने का मतलब वेग बढ़ेगा और वेग बढ़ने का मतलब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। ये देखो आवेश के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी। और जब आवेश अधिकतम ऊर्जा अर्जित कर लेगा, ये सब तीर वापस दिखा देता हूं अगर चित्र आपको ऐसा लग रहा है बिगड़ गया तो, है ना, ये तीर का विषय ध्यान रखें। जब आवेश सर्वाधिक ऊर्जा अर्जित कर लेता है तो उसका वेग सर्वाधिक होगा और वेग सर्वाधिक होगा तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी सबसे अधिक होगी। उसी क्षण उसको विंडो से बाहर निकलकर लक्ष्य पर आपतित कर देते हैं। ये सब साइक्लोट्रॉन का काम है। तो साइक्लोट्रॉन में जब स्टार्ट करते हैं हम आयन स्रोत से, आयन को या धनावेशित पार्टिकल को अल्प ऊर्जा देकर छोड़ते हैं। फिर जो क्रिया घटित होती है वो आपको इस कार्य प्रणाली में स्पष्ट कर दी गई है कि साहब यहां पर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टा लगा रखी है जिसकी ध्रुवता अर्ध आवर्तकाल में चेंज होती रहती है। उसी अर्ध आवर्तकाल में आवेश का अर्ध परिधि तय करना आवश्यक है। यानी आप ये भी समझ लें कि साइक्लोट्रॉन बहुत लॉजिकल चीज है, इतना कंफर्टेबल काम नहीं है क्योंकि वो शर्त है जो मैं बता रहा हूं, है ना। जैसे ही आवेश यहां आएगा इस जगह पर वैसे ही ध्रुवता चेंज हो जानी चाहिए, यानी D2 नेगेटिव जाना चाहिए और D1 पॉजिटिव, क्योंकि उसको रेस्ट थोड़ी देना है। वो रुक गया, वो रुकते ही तो फिर आपका सारा लक्ष्य खत्म हो। तो आपसे तो कंटिन्यू उसको दौड़वाना है और कंटिन्यू दौड़वाओगे तो एक चक्कर में वो 2 बार त्वरित होगा। एक चक्कर में वो 2 बार त्वरित होता है ना? एक चक्कर में 2 बार त्वरित होगा तो डेफिनेटली 2 चक्कर काटेगा तो 4 बार, 3 चक्कर काटेगा तो 6 बार। तो इससे जितने ज्यादा चक्कर काटेगा स्वाभाविक रूप से उतना ही ज्यादा त्वरित होगा। और जब सर्वाधिक ऊर्जा उसको अर्जित कर लेते हैं या वो जब सर्वाधिक ऊर्जा अर्जित कर लेता है तो उसे हम लक्ष्य पर आपतित कर देते हैं। ये सिंपल सा एक फेनोमेना है, कहने में सिंपल सा लगता है। अब साहब ये
थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब अगर बाय द वे आपसे मैथमेटिकल पैरामीटर यानी गणितीय प्राचाल डिस्कस करने का कहे कोई, गणितीय प्राचाल यानी मैथमेटिकल पैरामीटर, तो देखो गणितीय प्राचाल में अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, इसमें बस वो जो थीटा बराबर 90 के केस में बताया लगभग वही बताना, एक चीज नहीं हो सकती। मैं आपको खटाखट बताया तो सब थीटा बराबर 90 यानी बी परपेंडिकुलर वी में, वो अपन जानते ही हैं कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इस समय कौन देता है, QVB, ये अपन सब डिस्कस कर चुके। थीटा बराबर 90 केस में वही रिपीट हो रहा है ना, V से V कट गया। आवेश का आपसे वेग पूछा जा रहा है तो वेग बता दें 1 से, V बराबर QBR अपॉन स्मॉल m, है ना। आपसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछ रहे हैं, है ना, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछ रहे हैं, 2 से बता दें या 1 से बता दें, जो भी है। R इज इक्वल टू mv अपॉन QB, है ना। साइक्लोट्रॉन में थीटा बराबर 90 डिग्री, या यूं कह दें, उल्टा कह दें कि साइक्लोट्रॉन किस कंसेप्ट पे बनाया गया है, साइक्लोट्रॉन थीटा बराबर 90 यानी बी परपेंडिकुलर वी के कंसेप्ट पे बनाया गया। इसके बाद आपसे पूछे आवर्तकाल, वही पैरामीटर है सारे। आवर्तकाल T बराबर 2 पाई R अपॉन V, ये अपन खूब बार निकाल चुके, तो अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, या R अपॉन V का मान कहीं से भी रख दो, R अपॉन V तो वो M अपॉन QB, तो 2-3 बार तो अपन निकाल ही चुके हैं। ये इसी की वजह से था क्योंकि आवर्तकाल इसमें साफ दिख रहा है R और V पे निर्भर नहीं करता, इसीलिए लॉरेंज और लिविंगस्टन को आइडिया आया था कि जब आवर्तकाल R और V पे नहीं निर्भर करता तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे वेग बढ़ेगा, और जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे गति ऊर्जा यानी ऊर्जा बढ़ेगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद आवृत्ति, है ना, कोणीय आवृत्ति नहीं निकालेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, पर आवृत्ति की तो है। आवृत्ति n बराबर 1/t, इसको जस्ट उल्टा कर दो, है ना, इसका जस्ट उल्टा कर दिया तो QB अपॉन 2 पाई स्मॉल m, ये साहब आवृत्ति होगी। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। तो ये तो साहब लास्ट लेक्चर में थीटा बराबर 90 पे, इसको अलग रख दो, थोड़ा सा इनको आइसोलेट कर देना। तो ये तो साहब अपन ने थीटा बराबर 90 के केस में लिखा। अब एक चीज जो नई है उसको देखो आप, है ना, ये देखो साहब, ये आपको नई चीज मिलेगी, ये काम की हो सकती है, इससे रिलेटेड बात पूछ सकते हैं। साइक्लोट्रॉन से त्वरित कण की अधिकतम ऊर्जा, तो साहब साइक्लोट्रॉन से त्वरित कण की अधिकतम ऊर्जा, है ना, अधिकतम ऊर्जा, ये चीज थोड़ा अलग है उससे। इसको अभी लिख दे, पर ये मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ m v मैक्सिमम, v मैक्सिमम को स्मॉल m ही बता देना, v मैक्सिमम स्क्वायर। अब v मैक्सिमम का मान आप यहां से रखोगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, ये रहा v मैक्सिमम का मान, यहां से रखोगे। अब QBM तो कांस्टेंट है, v मैक्सिमम है तो स्वाभाविक है तभी है जब R क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अधिकतम होगी, उसी समय वेग अधिकतम होगा। तो देखो लिखता हूं मैं यहां पर, है ना, यानी E मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ m। V मैक्सिमम की वैल्यू अपने को क्या रखनी है, यहां से देख लो, QBR मैक्सिमम अपॉन m, है ना, Q, अच्छा स्क्वायर लगाना है, QBR मैक्सिमम लिख दूं साहब, है ना, अपॉन कितना था ध्यान नहीं रहा मेरे को, QBR मैक्सिमम अपॉन m, है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी E मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2, एक m से m कट जाएगा,
बाकी देखो Q का स्क्वायर हो गया, B का स्क्वायर हो गया, R मैक्सिमम का स्क्वायर हो गया और अपॉन में M स्क्वायर होता है, उसकी जगह M रह गया। तो सब साइक्लोट्रॉन से त्वरित कण की अधिकतम ऊर्जा इतनी होगी। अब ऊर्जा के ये कैलकुलेशन अपन ऊर्जा का ये मान दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अपन जानते हैं एक चक्कर में कण 2 बार D1 और D2 के बीच का गैप पार करता है, जिसके बीच विभवांतर अपन मान लेते हैं V, आवेश मान लेते हैं अपन Q। एक बार विभवांतर द्वारा किया गया कार्य QV होता है, जैसा मैं आपको दिखा भी चुका हूं। एक बार विभवांतर द्वारा किया गया कार्य QV होता है। एक चक्कर में 2 बार आप इस अंतराल से गुजरोगे तो विभवांतर 2 बार कार्य करेगा। आवेश Q है और D1 D2 के बीच विभवांतर V है, तो 2 बार कार्य करने के कारण ऊर्जा कितनी होगी? 2QV। अब ध्यान से समझना साहब, है ना, ये दूसरे तरीके से कहा तो साहब एक चक्कर में 2QV ऊर्जा मिली, है ना। यदि आवेश कुल n चक्कर लगाता है तो अब कैपिटल N चक्कर लगाता है तो कुल ऊर्जा कितनी? एक चक्कर में 2QV, तो N चक्कर में इतनी। A और B का इस्तेमाल करके अपन कुल चक्रों की संख्या का भी पता कर सकते हैं। देखो आप, है ना, कुल कितने चक्कर काटे, तो बाय इक्वेशन A एंड B, A और B का इस्तेमाल करो। E मैक्सिमम इज इक्वल टू E मैक्सिमम, यानी 2QV इंटू N। इधर रख दें, हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। ये मैंने रख दिया, A और B बराबर कर दिए। एक Q से Q काट दो, क्लियर। ये विभवांतर है साहब, है ना। बाकी देखो आप चक्रों की संख्या कितनी होगी, N इज इक्वल टू Q B स्क्वायर अधिकतम त्रिज्या का स्क्वायर 2 and 2 4 m, और ये विभवांतर कैपिटल V जहां भी लिख रहा है वो भी। तो सब ये सभी वैल्यू पुट करके आप साइक्लोट्रॉन में आवेश ने कुल कितने चक्कर किए उनकी संख्या भी बता सकते हो। क्लियर साहब? तो कहने का मतलब ये एक नई बात रही। थीटा बराबर 90 के केस में पिछले वाले लेक्चर में अपन ने सब तो लिखी थी, बाकी ये तो सब चीजें लिख रखी थी, है ना, ये त्रिज्या वेग वगैरह वगैरह वगैरह। बस ये चीज है जो यहां पर कंसीडर हुई है। अब साहब कुछ छोटी छोटी बातों के जवाब दे देते हैं आपको। साइक्लोट्रॉन टॉपिक इटसेल्फ लंबा है, लेकिन टॉपिक अच्छा शानदार है, और अपना तो अब टॉपिक पूरा भी होने जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इतना लंबा टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में जैसे मेनली चित्र वगैरह की बात तो आ सकती है, चित्र बहुत पूछ सकते हैं, है ना। कार्य प्रणाली नहीं पूछ सकते, गणितीय प्राचाल में से पूछ ले, कुछ सिद्धांत पूछ ले, साइक्लोट्रॉन के उपयोग पूछ ले। लेकिन साइक्लोट्रॉन अगर सिलेबस में है, क्योंकि अब क्या है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों हिंदी मीडियम के बच्चे तो इसको पढ़ ही रहे होंगे या इन वीडियोज को देख ही रहे होंगे, तो स्वाभाविक रूप से वह बच्चे जो देख रहे हैं, अब इसमें क्या है कि कईयों के साइक्लोट्रॉन हटा दिया, कईयों के है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो जिनके है वो ये ध्यान रखें, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। चले अब सब कुछ छोटी छोटी बातों के जवाब देते हैं आपको
ऐसे इंपॉर्टेंट में डाल के इंपॉर्टेंट। ठीक है साहब, सबसे पहली बात को समझिए, अनुनादी प्रतिबंध है ना, यानी साइक्लोट्रॉन में कुछ बाउंडेशन भी हैं। ऐसा नहीं है कि साइक्लोट्रॉन विदाउट बाउंडेशन हो। प्रत्यावर्ती वोल्टा के कारण साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति तथा आवेश की आवृत्ति दोनों का बराबर होना जरूरी है, जिसे अनुनादी प्रतिबंध कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुने, प्रत्यावर्ती वोल्टा के कारण D1 और D2 के बीच में या साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति तथा आवेश की आवृत्ति दोनों का बराबर होना आवश्यक है। क्लियर है ना? अब इसका मतलब यह हुआ साहब कि साइक्लोट्रॉन से आवेशित कण को प्रदान की जाने वाली ऊर्जा सीमित है। यानी अभी तक तो हम कह रहे थे कि कितनी ऊर्जा से त्वरित करवा लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, लेकिन जब ये प्रतिबंध आ गया कि साहब विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति और आवेश की आवृत्ति दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तो फिर आप समझ जाओ कि साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित कण की ऊर्जा सीमित होती है, सीमित और निश्चित होती है। यानी एक ऊर्जा से अधिक आप साइक्लोट्रॉन को या साइक्लोट्रॉन से पार्टिकल को त्वरित नहीं करवा सकते। कैसे साहब? तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से, है ना? तो सब सापेक्षिकता के सिद्धांत से बात को समझना सब, है ना? एम काइनेटिक है ना, इज इक्वल टू एम स्टैटिक अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये सब सापेक्षिकता का सिद्धांत है। द्रव्यमान के लिए अपन ने लिख दिया गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना साहब? अब देखो, यदि ध्यान से समझना साहब, V मच मच लेस देन C है तो V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि V बहुत छोटा है। इस स्थिति में M काइनेटिक इज इक्वल टू M स्टैटिक, यानी द्रव्यमान स्थिर बना रहेगा। किसके अनुसार? सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार। बात को समझिएगा, है ना? बड़े मजेदार बात है, ज्यादा लंबी नहीं पर ठीक है ना? तो सब सापेक्षिकता के सिद्धांत, ये नेग्लिजिबल हो गया यानी 0 हो गया, तो M काइनेटिक इज इक्वल टू M स्टैटिक। और M अगर स्थिर है, मतलब M में चेंज तो हुआ ही नहीं, है ना? तो स्वाभाविक है आवृत्ति जो अपन लिख चुके n बराबर उल्टा अपन ने QB अपॉन 2 पाई M, QB अपॉन 2 पाई M। QB और 2 पाई तो कांस्टेंट है, यहां पे साफ दिख रहा है n इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो यहां पे साफ दिख रहा है कि जब V मच मच लेस देन C है उस समय तो द्रव्यमान स्थिर है, तो आवृत्ति स्थिर है। आवृत्ति स्थिर है तब तो अपन कह देंगे कि साहब अनुनादी प्रतिबंध
फॉलो हो रहा है, उसका ओबे हो रहा है, उसका अनुसरण हो रहा है, और अन्नादि प्रतिबंध का अनुसरण हो रहा है, तो साइक्लोट्रोन की शर्त है, साइक्लोट्रोन वर्क करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आवेश का वेग और बढ़ाओ, है ना, अगर आपने आवेश का वेग बढ़ाया, v बढ़ाया, v बढ़ाते ही फिर जैसे वेग v को अत्यधिक उच्च करने से, अत्यधिक उच्च करने पर, अब जब आपने ये सिचुएशन नहीं रखी, वेग बढ़ा दिया, तो उच्च करने पर गतिशील अवस्था यानी m काइनेटिक इज नॉट इक्वल टू m स्टैटिक। फिर स्थिर और गतिशील अवस्था में द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, यानी गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, और गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा तो आवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी, और आवृत्ति परिवर्तित होगी तो अन्नादि प्रतिबंध का अनुसरण नहीं होगा, या यूं कह दें अन्नादि प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होगा, और अन्नादि प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होगा तो साइक्लोट्रॉन पार्टिकल को त्वरित नहीं कर रहा या नहीं करेगा। तो कहने का मतलब साइक्लोट्रॉन से प्राप्त कणों की ऊर्जा अधिकतम होती है, लेकिन सीमित होती है, असीमित नहीं। जैसे आप तो चाहते थे कि वेग को अत्यधिक उच्च कर दें, लेकिन वेग को अत्यधिक उच्च करना संभव हो नहीं पा रहा। ऐसा करते ही द्रव्यमान चेंज हो जाता है, और द्रव्यमान चेंज होती है आवृत्ति चेंज हो जाती है, और अपन जानते हैं शर्त ये पूरी होना जरूरी है, जिसको अन्नादि प्रतिबंध कह रहे हैं कि साहब प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति व आवेश की आवृत्ति का समान होना आवश्यक है। ये संतुष्ट होगा तब साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा। फिर वेग उच्च करने पर, ऊर्जा बहुत अधिक करने पर आवृत्ति चेंज हो जा रही है, तो फिर अन्नादि प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुआ। अब एक और बात है ना, इसके बाद एक छोटी सी बात और बताने, यही कारण है कि हम हल्के व ऋणावेशित कणों को साइक्लोट्रॉन से त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन अल्प द्रव्यमान का, सबसे कम द्रव्यमान, नगण्य द्रव्यमान जिसे मानते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन अल्प द्रव्यमान का पार्टिकल है, सबसे कम उसका द्रव्यमान है। अल्प द्रव्यमान का पार्टिकल है तो अल्प ऊर्जा देते ही तुरंत उच्च वेग अर्जित कर लेगा, और उच्च वेग अर्जित करते ही अन्नादि प्रतिबंध संतुष्ट नहीं रहेगा, और अन्नादि प्रतिबंध संतुष्ट नहीं है तो स्वाभाविक है वह कण साइक्लोट्रॉन त्वरित नहीं करेगा। तो सब साइक्लोट्रॉन से हल्के जो तेजी से उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेते हो या तेजी से उच्च वेग प्राप्त कर लेते हो, वह कण और इलेक्ट्रॉन दोनों को ही त्वरित करना संभव नहीं है। ये दोबारा मैं कह रहा हूं, साइक्लोट्रॉन से त्वरित कण की ऊर्जा अधिकतम लेकिन सीमित होती है, एक ऊर्जा से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लास्ट है साइक्लोट्रॉन का, लास्ट है, बाकी तो अभी टॉपिक और में है ना। साइक्लोट्रॉन द्वारा जो विद्युत उदासीन कण हैं, जैसे न्यूट्रॉन है और भी पार्टिकल है जो उदासीन है, आदि को त्वरित नहीं कर सकते। उसका तो सीधा सा रीजन है कि साहब जो उदासीन पार्टिकल है, जो न्यूट्रल है, उस पर न विद्युत बल न चुंबकीय बल, दोनों ही कार्य नहीं करेंगे। और स्वाभाविक है, हमने इसके सिद्धांत में साफ पढ़ा है कि इसके सिद्धांत को एक बार और भी सुना देता हूं मैं, वो जरूरी भी है सुनाना थोड़ा सा। इसके सिद्धांत में साफ डिस्कस हुआ है कि साइक्लोट्रॉन में दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं।
अब आप समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र इस तरह से, विद्युत क्षेत्र आवेश को त्वरित करने का कार्य करता है। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिए, चुंबकीय क्षेत्र आवेश के पथ को मोड़ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र आवेश को त्वरित नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र आवेश को त्वरित कर देता तो फिर तो अपने को विद्युत क्षेत्र लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश के पथ को मोड़ देता है, जैसे वृत्ताकार पथ में चेंज करता है, कुंडलिनी आकार पथ में चेंज करता है, वो अपन ने देखे हैं थीटा बराबर 90 और अदर केसेस में। तो चुंबकीय क्षेत्र तो पथ को वृत्ताकार में मोड़ देता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र आवेश को त्वरित करने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए एक कमरे में मैं आपको बंद करके दूचूं, पीटूं, तो ये तो दो बातें होगी कि पीट भी रहे हो और कमरे से निकलने भी नहीं दे रहे, है ना। तो स्वाभाविक वो प्लान था कि पहले कमरे में घुस जान दो, फिर कमरा बंद कर लो, फिर दूचो, फिर दूसते जाओ जितना आपकी मर्जी है। एग्जैक्टली चुंबकीय क्षेत्र हमने 90 डिग्री बोला, वो आवेश को निकलने नहीं देगा और विद्युत क्षेत्र बार बार उसको त्वरित कर लेगा। एक बार गैप में से गुजरता है, एक बार गैप में से गुजरने से दो बार त्वरित होता है, जो मैंने आपको सारा डिटेल समझा दिया। चुंबकीय क्षेत्र उसको बाहर निकलने नहीं दे रहा, तो इसीलिए आवेश अत्यधिक ऊर्जा अर्जित कर लेता है। तो सब उदासीन कण पे ये विधियां लागू नहीं होंगी, न तो उस पर विद्युत बल लगेगा न उस पर चुंबकीय बल। तो साइक्लोट्रॉन से उदासीन कण को त्वरित नहीं कर सकते। तो बच्चों आज इतना ही, हो सकता है 5-1 मिनट ये लेक्चर बढ़ गया हो, लेकिन अब साइक्लोट्रॉन को तो एक साथ ही कराना जरूरी। कल या नेक्स्ट एपिसोड में नया टॉपिक है ना। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।